संज्ञा के भेद तो हमने पहले भी बहुत बार सीखे हैं, लिखे हैं, जाने हैं, रटे भी हैं, उसकी परिभाषा भी समझी है। आज मैं आपके लिए द्रव्यवाचक संज्ञा का एक जीता जागता उदाहरण लेकर आई हूँ ताकि इसे समझ सकें कि इसे द्रव्यवाचक क्यों कहा जाता है। आज प्रैक्टिकली मैं द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण पेश करने जा रही हूँ। ये है आटा, पिसा हुआ आटा, और इससे पहले गेहूं था, है ना, साबुदाने थे। खेतों से गेहूं तोड़ा जाता है, फिर उसे पीसने को डाला जाता है। पीसने के बाद ये आटा इस तरह से बनता है और आटे को गूंधा जाता है पानी डालकर। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर इसको गूंधा जाएगा। ये मशीन से गूंद रहे हैं, वैसे तो हाथ से गूंदता है मोस्टली, लेकिन ये केक बनाने वाला है, केक का डो बनता है इसमें, तो इसमें कभी कभी मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें आटा गूंदा है। मैं आपको मेन ये बताने जा रही हूँ कि आटा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आता है, इस पर आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये शुरू कर रहे हैं आटा गूंदने का प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे। ये तैयार हो गया हमारा डो। निकाल लेते हैं और देखो ये इस तरह से आटा तैयार हो गया, रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो कहने का अर्थ ये है कि आटा गूंदने से पहले ये कितने रूप इसने बदले। और द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो अपने रूप में ना रहे, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है। पहले ये गेहूं था, फिर गेहूं को वहां से खेतों में से लाया गया, फसल के बाद में कटाई हुई, फिर इसकी छटाई हुई, फिर इसको पीसा गया। पीसने के बाद इसको आटे को मतलब घरों में लाया गया। घर में लाने के बाद अब रोटी पकाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए इसको गूंधा गया। अब गूंदने के बाद अब इसकी रोटी बनेगी। रोटी पकने के बाद अब ये वापस इसमें नहीं आ सकता। तो अब जब हमने आटा गूंद लिया तो अब इसकी रोटी बनेगी। रोटी से पहले लोई की शेप में आएगा। लोई की शेप में आकर अब इसको बेलन से शेप दी जाएगी। शेप देकर अब इसको तवे पर पकाया जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये कितनी तरीके से इसमें परिवर्तन आया। अब अनेक तरीके से परिवर्तन आया। कहाँ गेहूं थी, सख्त दाने थे, फिर उसे पीसा गया, वो गूंधा गया, रोटी बनाई गई। अब इसे पकाने के लिए रखेंगे, तब ये खाने लायक होगा। तो इसलिए जिसके रूप अनेक बदल जाते हैं, जो पहले वाले रूप में, अपने पहले वाले रूप में नहीं रहता, उसे ही तरल पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिकली इस बात का पता चल गया कि ये आटा, गेहूं, यानी प्रकृति से हमें जो जो चीजें मिलती हैं, जैसे धातुएं, सोना, चांदी, ये जो भी हम ये बर्तन बनते हैं, ये भी धातुएं हैं। इनको पिघलाकर बहुत ही हाई हीट में, बहुत ही बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उसमें मेटल को पिघलाया जाता है, फिर उसके सांचे में ढाला जाता है। सांचे में ढालकर जब वो तरल पदार्थ ठंडा हो जाता है, तब वो इसकी शेप में आ जाता है। बस यही फर्क होता है। यह अलग अलग तरह की धातुओं को हम अलग अलग बर्तनों के रूप में
किस तरह से हम घरों में लेकर आते हैं। यानी कि हमारी रसोई भी एक रसायन, एक तरह से एक लैब है। इस छोटी सी रसोई में हम सब कुछ सीख सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, और काम करते करते हम इसको अपनी कक्षा के रूप में भी, कक्षा के जो चैप्टर है उसे भी हम समझ सकते हैं। अब ये जग है, ये स्टील का है, स्टील की धातु है। अब इसको भी पिघलाया होगा, बहुत बड़े हीट में इसको पिघलाया जाता है। यानी कि पिघलता वही है जो गुस्से में, गुस्सा दिलाया जाता है। जब गुस्से में कोई आ जाता है तो अपने आप वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो ये धातुएं भी उसी तरह से हैं। धातुओं को बहुत सख्त होती है, ऐसे तो नहीं इसे ढाला जा सकता, लेकिन इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसे शेप में लाया जाता है, तब जाकर ये जिस भी शेप में लाना हो उसमें ये इसको रखा जाता है। तो इस तरह से जो भी धातुएं कह लो, जो भी खाद्य पदार्थ कह लो, जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है, वो सभी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। पहले मुझे ना समझ नहीं आता था कि पैसा जो है वो कैसे द्रव्य में है, वो कैसे द्रव्य में आता है। यानी कि जब मैंने उसको प्रैक्टिकली सोचा समझा, तो पैसा जो है, धन जो है, वो एक ही हाथ में नहीं रहता। पहली बात तो वो बनता है, जिसे बनाया जाता है, ढाला जाता है, वो एक तो वो हो गया। संरचना यानी उसकी रचना की जाती है। वैज्ञानिक भाषा में भी इसे हम इसमें रासायनिक पदार्थ में गिन सकते हैं, द्रव्यवाचक को। कैसे? अब धन जो है वो भी एक हाथ में नहीं रहता है ना, एक हाथ से आते कुछ ना कुछ हम खरीद लेते हैं, उसके बदले में कपड़े ले आए, कुछ चीज सामान खरीद लिया, घर का कुछ ले लिया है, और उसके बाद फिर वो ही पैसा हमने किसी और चीज में दे दिया। यानी हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ हम खरीद लेते हैं, वो किसी और के हाथ में चला गया। और उसके बाद जो सोना चांदी वगैरह भी है, वो भी उसका आकार भी बदलता रहता है। अगर वो टूट गया तो उसे फिर से पिघलाकर फिर से उसे दूसरे आकार में बदल दिया जाता है। यानी कि आकार बदलना, जिसका रूप बदल जाए, जिसका आकार बदल जाए, जो पहले वाली सिचुएशन में ना रहे, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। अब जैसे यहाँ लकड़ी का सामान रखा हुआ है, यानी पेड़ों से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है उनके भी आकार बदल जाते हैं, उनको भी हम फर्नीचर की शक्ल में रख लेते हैं। तो यानी कि लकड़ भी, जो पेड़ों से प्राप्त होती लकड़ी, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इससे भी अनेक सामान बनाए जाते हैं, अनेक आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो यानी कि हमें तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमें अच्छे से स्पष्ट हो गया।